everyone. No, sorry. Hello elements. हेलो एलिमेंट्स, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ऑब्वियसली हम लोगों का हमारा लास्ट मोमेंट सेवियर है। टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, क्या लिखा है मैंने, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस जेडब्ल्यू 2025 के 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को हम देखेंगे। सो मेरे पास ऑलरेडी सारी नेम रिएक्शंस है इधर जो हमें आज करनी है 36। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले जो आएगी उसको ले लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अब मैं चैप्टर वाइज लूंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेलो अल्किन हेलो एरीन से। तो सबसे पहले उसके रिएक्शंस देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किस में होगी? ये होगी हमारी आरएक्स में। ग्रिग्नार्ड जैसे ही वर्ड आएगा हमें सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए मैग्नीशियम और साथ में आना चाहिए ड्राई ईथर। तो ये दोनों का क्या काम है? तो बच्चा ये दोनों से हम लोग प्रिपेयर करेंगे RMGX, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर होगा। आरएक्स के अंदर अगर मैंने Mg डाल दिया तो इधर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो हमारा बन जाएगा RMGX। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो रिएजेंट है इसको यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है वो हमारा बेसिकली होता है हेलो अल्किन या हेलो एरीन से अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। इतना ही सुना होगा, बट सिर्फ इतना नहीं होता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है उससे हम अल्केन भी बना सकते हैं, हम एल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो सब हम इधर कवर कर लेंगे। एक रिएक्शन में से कौन सी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना लिया। अब ये रिएजेंट को यूज करके मैं अल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड वो सब कैसे बनाऊं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मैंने RMGX के अंदर क्या डाला। इसके अंदर मैंने डाला, इसको हम इधर लिख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं GR करके लिख रही हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे हम वाटर। जब मैंने वाटर ऐड किया तो H प्लस OH माइनस, कैटायन एनायन को सेपरेट कर लो। क्या बनेगा? इधर भी कैटायन एनायन को सेपरेट करो, चार्ज को सेपरेट करो। कैसे करोगे? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के पास जाएंगे। इधर जो मैंने R लिखा है दैट सिग्निफाइज अल्काइल चेन। क्लियर? सो ये इधर चला जाएगा। एरो इंडिकेट्स के यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो क्या होगा? ये जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो हमारा बन जाएगा RH प्लस MgOH। अब इधर जो X है वो क्या हो सकता है? तो वो हमारा हेलोजन है, Cl, Br, I, कुछ भी ले सकते हो। पर गलती से भी फ्लोरीन को मत ले लेना क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर वो लग गया तो वो उतनी आसानी से नहीं निकलेगा। क्लियर? तो ये क्या बन गया? ये बन गया अल्केन। अब वैसे मुझे इसमें से बनाना है एल्कोहल बना लेते हैं। तो क्या ऐड करेंगे? अगर मुझे एल्कोहल बनाना है तो मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी मिथेनॉल या कोई भी ROH। क्लियर? R- ले लेते हैं, R-OH। तो क्या बन जाएगा हमारा? फिर से वही चीज करनी है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इधर नेगेटिव ये वाला होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको मिलेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा R-। ये भी मैम अल्केन ही बना, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो सकता है या फिर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हो सकता है। क्लियर? और लास्ट में तो हर बार हमें यही निकालना है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम समझ नहीं आ रहा है कि ये डाल दिया, जैसे मैंने इधर एल्कोहल डाल दिया तो इसमें अल्केन लॉन्गर चेन वाला बनेगा। मैं इधर लिख लेती हूँ कि लॉन्गर चेन बनेगी क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है, तो लॉन्गर चेन लिख लेते हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या बनेगा, पता कैसे चलेगा? तो बच्चा उसके लिए ये याद रख लो कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर लास्ट में तुम लोगों को MgOH को निकालना है। मतलब कुछ भी करके MgOH को निकाल दो तो हमारा बाकी जो भी बचेगा उसको एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा लो तो बन जाएगा। क्लियर? अब इससे अब एल्कोहल दिखाओ, एल्कोहल कैसे बनेगा? तो एल्कोहल को देख लेते हैं। तो मैं ऐड अप कर रही हूँ इसके अंदर। अब एल्कोहल को बनाने के लिए इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इधर ऐसा ले लिया, R ही लेते हैं, एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं। अब C डबल बॉन्ड O को ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOH। क्लियर? तो क्या होगा? क्या हमें निकालना है? इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? इसका ड्राइविंग फोर्स होगा कि MgOH को बाहर निकाल दो। तो इसको बाहर निकाल दो और क्या बनेगा? R। फिर से इसके साथ कनेक्ट करना है तो C, इसके ऊपर R- है और OH। बन गया एल्कोहल। और बाहर कौन निकलेगा? बाहर निकलेगा MgOH। क्लियर? एल्कोहल वही बन गया।
अब मैम वैसे मुझे एल्डिहाइड को बनाना है, तो बच्चा अगर तुमको एल्डिहाइड को बनाना है तो देन ऐड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ऐड करो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड ऐड करो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल ऐड करो लॉन्गर चेन ऑफ अल्केन बन जाएगा, और सिर्फ वाटर ऐड करोगे तो सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? तो ग्रिग्नार्ड के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने करवा लिए। अब हम दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी हमारी आ जाएगी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वुड्स रिएक्शन हमें जो हम हेलो एल्कीन हेलो एरिन लेंगे उसको डबल करके देता है। तो मैं इधर लिख लेती हूँ कि इट डबल्स द चेन, वो चेन को डबल करके देगा। कैसे समझते हैं? तो मैंने RX फिर से ले लिया, ये दोनों रिएक्शन हेलो एल्केन हेलो एरिन में होती है, मैंने RX ले लिया। अब जैसे ही आप लोगों को वुड्स सुनाई देता है, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए सोडियम, सोडियम आ गया, और साथ में ड्राई ईथर। हम लोग है ना, हाँ दोनों दो तीन रिएक्शन को एक साथ करेंगे ताकि आप लोगों को याद रह जाए। जैसे अगर हेलो एल्केन हेलो एरिन की कोई भी आप लोगों को दिख रहा है MCQ, तो सबसे पहले ये दोनों को याद करो क्योंकि ये दोनों के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वुड्स क्या करेगा? डबल करेगा। ये क्या करेगा? अगर मैंने वाटर डाला तो फिर वो आल्केन बनाएगा, अगर मैंने अल्कोहल डाला तो वो बनाएगा लॉन्गर चेन वाला आल्केन, अगर मैंने एल्डिहाइड डाला तो वो अल्कोहल बनाएगा। वैसे ही सेम कार्बोक्सिलिक का भी होता है। कार्बोक्सिलिक में क्या होगा? डबल बॉन्ड O उधर ही रहेगा, पर जो उसका OH है वो निकल जाएगा MgOH से, और फिर वो डबल बॉन्ड लग के एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर हो गया? वुड्स में क्या होगा? तो वुड्स में ये डालो और साथ में ड्राई ईथर। अब ये क्या करेगा? अब इधर आप लोगों को मोल्स का ध्यान रखना है क्योंकि हमें चेन को डबल करनी है तो ज्यादा मोल्स चाहिए रहेंगे, तो मोल्स का ध्यान रखना है। क्या बनेगा? ये हमारा बन जाएगा RR प्लस 2NaX, वेयर X इज आर ClBrI, F मत ले लेना फिर से। क्लियर? तो ये बहुत इजी से रिएक्शंस है, इसका एप्लीकेशन एक बार तुम लोगों को आ गया तो फिर आराम से हो जाता है। बन गया? जैसे मैंने इधर ले लिया है हमारा क्लोरोमीथेन, तो वो इधर बन जाएगा इथेन। क्लियर? बहुत इजी है। अब वुड्स की लिमिटेशन क्या है? वुड्स की लिमिटेशन ये रहेगी कि वुड्स वाले केस में अगर तुम लोग एक ही हेलो आल्केन, एक ही कंपाउंड को 2-3 बार लेके ऐसी डबल चेन बना रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत बार उसकी यील्ड कम हो जाती है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने इधर ले लिया CH3Cl और साथ में मैंने कुछ इधर मैंने इसके 2 मोल लिए ना। अब एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग हेलो आल्केन को ले लेते हैं, और इधर मैंने ले लिया C2H5Cl, साथ में सोडियम तो जाएगा, फिर से ड्राई ईथर। अब इसमें पता है क्या बनता है? इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, और एंड बिकॉज ऑफ टू मेनी प्रोडक्ट्स द यील्ड डिक्रीजेस, जो रिएक्शन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सारी चीजें 10-10 20-20 बहुत कम परसेंटेज में मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें बन रही है। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें इससे सबसे पहले हमें ये मिलेगा, पहले इसको डबल करते हैं, फिर इसको डबल करते हैं C2H5 एंड C2H5, फिर ये दोनों को एक दूसरे के साथ करेंगे, मतलब CH3 C2H5, तो प्रोपेन ब्यूटेन इथेन, और लास्ट में क्या निकल जाएगा? NaX के 3 मोल निकलेंगे। ये सब 3-3 बार यूज होगा। क्लियर? तो ऐसी चीज में क्या होता है? यील्ड बहुत डिक्रीज हो जाती है, तो दिस इज नॉट इफेक्टिव। क्लियर हो गया? बस पहले ये नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। वुड्स रिएक्शन देख लिया। अब आप लोगों को एक डाउट आ सकता है कि मैम हेलो आल्केन के लिए तो हो गया वुड्स है, अब व्हाट अबाउट मैंने अल्काइल ग्रुप के जगह पे लगा दिया मेरा कोई फिनाइल ग्रुप, मैंने उधर बेंजीन लगा दिया, मतलब मैंने हेलो एरिन लगा दिया, तो उसके लिए कोई रिएक्शन है क्या? तो उसके लिए हमारी एक रिएक्शन आएगी, दैट इज आवर फिटिग्स रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन हेलो आल्केन के लिए होती थी, ये वाली जो रिएक्शन है वो हेलो एरिन के लिए होगी। तो इसमें मैं लिख लेती हूँ AR और X। अब ये जो है वो आर्गन नहीं है, दिस बेसिकली इंडिकेट्स दिस इज एन अराइल ग्रुप, अराइल हैलाइड। क्लियर? क्या होगा इसके अंदर? ले लो बेंजीन को, फिर से वही करना है, सोडियम डालो, ड्राई ईथर डालो, क्या बनेगा? इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स, इट विल फॉर्म बाइफिनाइल। क्या बनेगा? बाइफिनाइल बनेगा, और NaX बाहर निकल जाएगा। कितने मोल? 2 मोल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइफिनाइल, क्योंकि हमारे 2 फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं आप लोगों को। दिस इंडिकेट्स डाइफिनाइल भी बोल सकते हो, बाइफिनाइल भी बोल सकते हो। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? ये होगा हमारा हेलो एरीन, और ये तो सोडियम है। कितनी इजी सी रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैंने CH3X, एक काम करते हैं, ले लेते हैं CH3Cl, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने CH3Cl को ऐड करवाया क्लोरोबेंजीन के अंदर, और साथ में मैंने सोडियम डाला और ड्राई ईथर डाला, क्या बनेगा?
अब सबसे पहले तो वुड्स की आइडेंटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि सोडियम और ड्राई ईथर है, दैट मीन्स कि इधर वुड्स ही हो रहा है, कुछ भी होगा डबल होगा। क्या बनेगा? अब आप लोग सोचोगे कि मैम ये तो ऐसा लग रहा है कि आधी वुड्स रिएक्शन हो रही है और आधी फिटिक रिएक्शन हो रही है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगी? वुड्स रिएक्शन के अंदर आएगी या फिटिक के अंदर आएगी? बिग क्वेश्चन, राइट? तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है, ये बेसिकली हो जाएगी हमारी रिएक्शन नंबर 4, जिसको हम बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन मतलब इसमें आप लोगों को वुड्स जैसा हेलो अल्केन भी मिलेगा और फिटिक जैसा हेलो एरिन भी मिलेगा। अब क्या करना है? बस कुछ नहीं, सबके 3-3 मोल आएंगे और ये हमारा बन जाएगा इथेन, फिर एक बनेगा बाइफिनाइल, फिर एक बनेगा टोल्यूइन। क्या बनेगा? इसका नाम क्या है? टोल्यूइन। और लास्ट में NaCl के 3 मोल निकल जाएंगे आई गेस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रोडक्ट है, यील्ड विल डिक्रीज, जो डिजायर प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा पर बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, सो इतना प्रेफर नहीं किया जाता। क्लियर? तो जितनी भी वुड्स से ग्रिग्नाइट, हेलो अल्केन, हेलो एरिन वाली थी वो हो गई। पर मैंने आगे एक आप लोगों को बात बोली थी कि एक्स की जगह पे सब यूज कर लो, क्लोरीन, फ्लोरीन, नहीं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पर मैंने फ्लोरीन के लिए आप लोगों को नाम बोला था, तो मैम अगर गलती से भी वो पेपर में आ गया कि RX की जगह पे वो लोगों ने दे दिया आप लोगों को RF, तो फिर क्या करेंगे? तो बच्चा वो चीज हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन दी है हमें, हम डायरेक्ट उसी को देख लेते हैं। तो वो जो रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर? स्वार्ट्स रिएक्शन बोलेंगे। ये जो वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक है उसमें आप लोग X की जगह पे Cl एंड ब्रोमीन, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और फ्लोरीन, हाँ, और आयोडीन भी ले सकते हो। और फ्लोरीन एंड आयोडीन के लिए साइंटिस्ट ने 2 अलग अलग सेपरेट स्पेसिफिक उनके लिए रिएक्शंस दिए, वो उसको देख लेते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन मतलब हमारी ये जो रिएक्शन है वो होगी फ्लोरीन के लिए। दैट मीन्स के अगर मेरे पास RX है और मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया AgF, या तो फिर मैं ऐड कर सकती हूँ SbF3, या तो फिर HF, सब कुछ ऐड नहीं करना, ये तीनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो वो हमारा बन जाएगा RF। और अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ तो फिर मेरा लास्ट में AgX इन द फॉर्म ऑफ PPT बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया? और ये जो F है वो इधर लग जाएगा। बहुत ईजी रिएक्शंस है, ये सारी तो आनी चाहिए। उसके बाद एक हो गया स्वार्ट्स। मैम ये फ्लोरीन के लिए था कि मुझे इधर फ्लोरीन लगाना है तो मैं क्या करूं? अगर मेरे को इधर आयोडीन लगाना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक रिएक्शन आएगी, फिंकल स्टेन रिएक्शन। फिंकल स्टेन रिएक्शन में आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे RI को। क्या होगा उसके अंदर? RX के अंदर मैं ऐड करूंगी NaI। क्या ऐड करना है? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में। क्या होगा? NaX बाहर निकल जाएगा और RI बन जाएगा। अब आप लोग सोचोगे मैम कैसे कर रहे हो ये? कुछ नहीं करना, कभी भी कुछ समझ नहीं आए, कैटायन एनायन को सेपरेट कर लो और फिर रिएक्ट करवा लो, कैटायन को एनायन के साथ, एनायन को कैटायन के साथ, सिंपल। क्या करूँ मैं इधर? ऑब्वियसली X मतलब हेलोजन, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। इधर फिर से हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। क्या करना है? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो NaX बाहर, और क्या बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट? RI बन गया। इजी? तो ये जितनी भी थी वो हेलो अल्केन के लिए देख ली, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। अब आएगा हमारा डोप्स प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे रिएक्शन है जो हेलो एरीन को कन्वर्ट कर सकती है अल्कोहल में। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि हेलो एरीन के अंदर किसी भी चीज़ को रिएक्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो ऊपर से निकलता नहीं है, और इफ निकल भी गया तो वो बेंजीन को डिस्टर्ब करेगा जो वो होने नहीं देगा। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर ये एक ऐसी रिएक्शन है जो हेलो एरीन की जो ऊपर का हेलोजन ग्रुप है उसको निकाल के कुछ बना रही है, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। देखते हैं। और इसके अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 263 केल्विन, और साथ में प्रेशर आएगा 100 ATM। देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है। तो जैसे मैंने बोला कि हेलो एरीन को निकालना सबकी बस की बात नहीं है, पर डोव्स ने वो करके दिखा दिया था। तो इधर मैं ले लेती हूँ X, मेरे X कैन बी Cl और Br। उसके अंदर हम ऐड करेंगे NaOH। क्या ऐड कर रहे हैं? NaOH। NaOH ऐड करने से क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो ग्रुप पूरा लग जाएगा वो होगा हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप। एल्कोक्साइड ग्रुप स्टेबल होगा क्योंकि वो रेजोनेंस फेवर करेगा उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से, जिसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड आयन, विच इज स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस वो देता है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा
O माइनस और Na+। दिस इज माई सोडियम, क्योंकि यहाँ सोडियम है, और इसको अकेले को बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। क्लियर? अब इसके अंदर क्या करना है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे एसिड, क्योंकि इधर अल्कोहल ग्रुप मुझे लाना है, तो मैं HCl को डाल देती हूँ, या फिर H3O+ भी डाल सकती हूँ, दोनों में से कुछ भी डाल दो, तो वो बन जाएगा हमारा OH ग्रुप फिनॉल। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलो एरीन। क्लियर? आगे देखते हैं। तो आगे हमारी कौन सी रिएक्शन है, अब ये जो सारे रिएक्शंस में करवाऊंगी ना, वो सारे रिएक्शंस में फिनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे। फिनॉल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिनॉल देखते हैं, कोल्बे रिएक्शन के अंदर फिनॉल को कैसे बनाएंगे। अब आप लोगों को कोल्बे वर्ड दिखे ना, तो दो कंपाउंड्स दिमाग में आने चाहिए। कौन से दो? तो एक हमारा दिमाग में आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कहीं पे भी कोल्बे आ जाएगा, तुम लोगों को पेपर पे कहीं पे भी कोल्बे दिखेगा ना, तो ये दोनों कंपाउंड्स तो दिखेंगे ही, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में NaOH, ये दोनों तो दिखेंगे ही साथ में। और कोल्बे रिएक्शन किसी भी फॉर्म में पूछ ले, किसी भी फॉर्म में, वो हमेशा बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कोल्बे रिएक्शन को किसी भी फॉर्म में पूछ ले, मतलब आल्कीन में भी पूछ ले, कोई ऐसी रिएक्शन में पूछ ले कि तुमको पता ही नहीं है कि इसका करूँ क्या, पर अगर ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और चीजें ऐसे दिख रही है कि शायद ये कोल्बे हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को साथ में तो इसमें मैंने देखा है, तो फिर आंख बंद करके ऑप्शन में कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक दिखे उसको टिक कर लेना, क्योंकि कोल्बे हमेशा कार्बोक्सिलिक ही बनाता है, वो और कुछ नहीं बनाता, कार्बोक्सिलिक बनाएगा। तो कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं हम फिनॉल, फिनॉल से बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है। मैं क्या करूँ, तो एक काम करते हैं, पहले NaOH को डालते हैं। NaOH क्या करेगा, NaOH का जो OH है, जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है, एक अच्छा लेविस बेस है, तो वो लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, क्योंकि बाहर से तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो निकल जाने दे, तो वो निकल गया। और यहाँ पे ये जो सोडियम है वो जाके लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव वाला है, इसको भी चाहिए, तो O माइनस Na+ बन गया। यहाँ तक समझ आया? क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद यू कैन ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पता है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, क्योंकि ये उसका इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। समझ आ रहा है? ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे जाएंगे, मतलब यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से कनेक्ट हो गया, मतलब ये हमारा कार्बन है, एक डबल बॉन्ड वो ऊपर जाएगा, और ये तो ऐसा हो गया, इधर नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव था, इसीलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा और ये इधर चला गया, यहाँ तक बना। और ऊपर क्या है हमारा O माइनस Na+। अब कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करवा लो। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करवा लो, HCl डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी नहीं डाल सकते हाइड्रोलिसिस के लिए, HCl डालो या फिर वाटर या फिर H3O+ डाल दो, तो OH माइनस और COOH। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम आना चाहिए, क्योंकि ऐसा पेपर में बहुत दिखेगा, तो इसका नाम आना चाहिए। ये हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? अब ऐसी ही एक और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या नाम है इसका, रीमर-टीमैन रिएक्शन, सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमर-टीमैन रिएक्शन ये क्या प्रिपेयर करती है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो चीजें प्रिपेयर कर सकती है, पर हाँ डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करना पड़ेगा, तो दो चीजें वो बनाएगी, पर उसकी मैकेनिज्म सेम रहेगी। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस रिएक्शन, कि अगर तुम इसके अंदर फिनॉल के अंदर ऐड करवा रहे हो क्लोरोफॉर्म, ये क्या है क्लोरोफॉर्म, तो वो तुम्हें बना के देगा सैलिसाल्डिहाइड, और अगर तुम उसके अंदर ऐड करवा रहे हो टेट्राक्लोरोकार्बन, तो वो तुम्हें बना के देगा सैलिसिलिक एसिड। ये चीज को याद रखना ठीक से। क्लियर? फिनॉल के अंदर होगी, तो फिनॉल को ले लेते हैं। मैं एक ही दिखाती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये रीमर-टीमैन को इससे ही करवाता है, इसकी प्रिपरेशन के लिए करवाता है, पर हाँ अगर पेपर में ऐसा देखने को मिल रहा है तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, इसको याद रखना। चलो, मैकेनिज्म्स होती है इसकी वैसे तो। क्लोरोफॉर्म डालते हैं, क्या करेगा क्लोरोफॉर्म, देखो होता क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा। ओके, पहले रिएजेंट को डाल देते हैं, NaOH है। अब ये जो OH है वो हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, और ये जो एक Cl है वो NaCl के साथ निकल जाएगा, इसके साथ निकल गया। तो इधर बचा क्या, तो इधर हमारा बच जाएगा एक H+,
नहीं, इधर एक Cl माइनस और एक CH Cl2 प्लस, ऐसा होगा। अब ये Cl तो NaCl बन के निकल गया, ये OH H को लेके निकल गया, सब निकल गए। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव को रख के गया है वो इसको अटैक करवा लेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा OH और CH Cl2। अब मैं और एक बार NaOH को डाल देती हूँ, तो अब जब मैं NaOH को डालूंगी तो ये H प्लस इधर से निकल जाएगा और इधर Na प्लस लग जाएगा। वैसे तो अगर इसको एक्सेस में इधर ही डाल दो तो इधर ही वो स्टेप हो जाता है, पर और एक बार डाल देते हैं एक्सेस में, क्या बनेगा, ये बन गया। अब देखना, यहाँ पे 2 क्लोराइड है। अब क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो आसानी से निकल जाएगा अगर मैं OH को डाल रही हूँ तो वो निकल गया और 2 OH लग जाएंगे। अब एक कार्बन पे 2 OH प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो उधर क्या करेगा, वाटर को रिमूव कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे OH लिखा और इसमें से मुझे वाटर रिमूव करना है तो क्या करूँगी, एक ये पूरा ले लूँ और एक इसको ले लूँ, इतने को हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव कर लो, हाइड्रोलिसिस करवा लो, यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड, क्योंकि ये इधर से गया नेगेटिव रख के, ये पूरा इधर से गया पॉजिटिव रख के, दोनों के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। क्लियर, बन गया। दिस इज आवर सैलिसिलिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। वैसे ही हमारा सैलिसिलिक एसिड भी बन सकता है। हो गया। अब आगे देखते हैं, तो अब कौन से रिएक्शन है हमारे पास, अब आएगी एक टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग आइदर 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल। किस अल्कोहल की बात की है उसके लिए होती है। अब कैसे डिटेक्ट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली अब एल्कोहल को डिटेक्ट करना है तो हम किसी भी एल्कोहल को पहले डाल देंगे। उसके अंदर क्या डालेंगे, तो उसके अंदर हम डाल देंगे HCl और साथ में एक लेविस एसिड को डाल देंगे, जैसे एनहाइड्राइज ZnCl2 मैंने डाल दिए। तो पहले एल्कोहल को ले लो, साथ में क्या डालना है, तो साथ में हम डाल देंगे HCl और एनहाइड्राइज ZnCl2। क्या बनेगा, CH3 और फिर Cl, और निकल क्या जाएगा, निकल जाएगा हमारा वाटर। अब इसे पता कैसे चलता है मैम, ये तो आपने नॉर्मल कौन सी रिएक्शन करवा ली, ये तो बहुत नॉर्मल रिएक्शन करवाई है आपने। अब इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, अब पहले देख लेते हैं डिफरेंट डिग्रीज को लेके। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर ये सारी चीजें डाल दो, ये HCl और एनहाइड्राइज ZnCl2, ये भी हमारा वैसा ही बनाएगा और वाटर बाहर, ये भी वैसा ही बनाएगा। तो मैम इधर डिफरेंशिएट कहाँ पे हो रहा है, पता कैसे चल रहा है कि जैसे आप लोग लैब में गए, आपको नहीं पता है कि मेरे को सर ने कौन सा अल्कोहल दिया और सर ने बोला कि चेक करके बताओ कि कौन सा डिग्री अल्कोहल मैंने तुम लोगों को दिया, 1, 2 या 3। तो उसके लिए ये कर देना, क्या करना, HCl को डाल देना और उसके अंदर लेविस एसिड को डाल देना, एनहाइड्राइज ZnCl2। एनहाइड्राइज मतलब जिसमें वाटर ना हो, वाटर मॉइस्चर नहीं हो, वो डाल देना। अब उससे होगा क्या, बनेगा तो यही, पर बच्चा इधर डिफरेंस आएगा टाइम में। जो ये वाला बनेगा ना वो इमीडिएटली बन जाएगा, मतलब जैसे तुम लोगों ने डाला इसके अंदर ये सब, इधर जो यूज करेंगे उसके अंदर ये सब, तो इमीडिएटली बनेगा। ये वाला जो बनेगा वो 5-10 मिनट का टाइम लेगा आने में, 5 to 10 मिनट्स लेगा, और ये वाला जो बनेगा वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, मतलब 1-2 घंटे लेगा। तो ऐसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो अब कौन से रिएक्शन को लेना है, अब ले लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये तो सुना होगा किस चीज के लिए होती है, तो ये जो रिएक्शन है वो किस चीज के लिए होती है, अनसिमेट्रिकल ईथर के प्रिपरेशन के लिए होती है। होता है क्या है इसमें, तो इसके अंदर हम RX यूज करते हैं, मतलब हेलो एल्केन, और साथ में सोडियम एल्कोक्साइड यूज करते हैं। और क्या बनेगा, अब ईथर के लिए बना रहे हैं तो ईथर ही बनेगा, और साथ में निकल जाएगा हमारा NaX, मतलब NaCl। X की जगह पे कुछ भी ले लो प्लीज, किसी भी रिएक्शन में गलती से भी X की जगह पे फ्लोरीन मत ले लेना। हो गया ये, तो इसका तो R है वो हमारा 2 और 3 डिग्री कभी नहीं हो सकता। क्यों 2 और 3 डिग्री नहीं हो सकता, अगर 2 और 3 डिग्री यूज करने गए तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी
एल्कीन फॉर्मेशन, क्योंकि हायर एल्केन फेवर्स एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन में कंपाउंड कब स्टेबल होगा, प्रोडक्ट कब स्टेबल होगा, जब बल्कि ग्रुप ज्यादा लगे होंगे तब वो स्टेबिलिटी अपनी दिखाएगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतना स्टेबल होगा। तो 2-3 डिग्री यूज करने से वो फेवर करेगा एलिमिनेशन को। इसीलिए आर, ये जो है ये वाला आर की बात कर रही हूँ, एल्कोक्साइड में कोई इशू नहीं है, एल्कोक्साइड में 3 डिग्री 2 डिग्री सब ले सकते हो, पर जो हेलोजन है उसमें 2 और 3 डिग्री अल्कोहल मत यूज करना। अगर यूज किया तो फिर इधर ईथर नहीं बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन। इसका एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक चीज, यहाँ पे 2 और 3 डिग्री यूज नहीं कर सकते, और यू कांट यूज एरीन ग्रुप, क्योंकि अगर एरीन ग्रुप यूज किया तो वो ऐसा बनेगा। अब मैंने आगे भी बोला कि हेलो एरीन में से ये वाला ग्रुप इतनी आसानी से नहीं निकलता, रिएक्शन नहीं होगी, नो पॉसिबल, नो रिएक्शन आ जाएगा फिर, या फिर नॉट पॉसिबल आ जाएगा। क्लियर? ये इन जनरल हो गया। तो ये तो आपको समझ आ गया कि आर की जगह पे कुछ भी ले लोगे तो वो बन जाएगा, पर हाँ ये है उधर 2 और 3 डिग्री मत लेना, आल्किन बनेगा। वो आल्किन कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने इधर ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री को ले लेते हैं, और साथ में यहाँ पे तो कुछ भी चलेगा 1 2 3, और साथ में ऐसा कुछ ले लिया, तो क्या बनाएगा? क्या लगता है ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है जो फेवर नहीं करेगा इथर फॉर्मेशन को, 2 डिग्री है, बल्कि एलिमिनेशन को फेवर कर लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा, ये जो होगा ना, ये इतना दिख रहा है, इतना, उसमें ये इधर से निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा और इधर से H प्लस को निकाल देगा, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव विल फॉर्म एल्कीन। क्लियर? पर हाँ, वैसे ये रिएक्शन एसिमेट्रिक ईथर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। रिएक्शन पे आए हम 7th, FC अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, नाम तो सुना होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत फेमस रिएक्शन है। क्या होगा इसके अंदर? तो ये जो रिएक्शन है वो वैसे तो आप लोग किसी भी एरीन में करवा सकते हो, पर हम इधर बेसिक को लेके चलते हैं कि मैंने बेंजीन ले लिया, क्या डालेंगे इसके अंदर? ये डाल दो, या फिर जितने भी लॉन्गर आप लोगों को अल्काइल चेन चाहिए वो डाल सकते हो, और साथ में कोई भी लेविस एसिड डाल दो। मैम थोड़े लेविस एसिड लिखवा लो, तो ठीक है, AlCl3 डाल सकते हो, BF3 डाल सकते हो, ZnCl2 डाल सकते हो, FeCl3 डाल सकते हो। क्लियर? और वो बन जाएगा हमारा, ये जो है देखो, अब इसमें पता है बनता क्या है? इसमें हमारा बनेगा टोल्यूइन, और साथ में HCl बाहर चला जाएगा। अब इसको याद रखने के लिए मैं ऐसा बोलूँ कि हम ऐसा याद रख लेते हैं कि FC अल्काइलेशन के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो होगा हमारा HX, मतलब कुछ भी करके लास्ट में आप लोगों को किसी भी एसिड को बाहर निकालना है, वो हमारा ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा इसके अंदर। अब वो कैसे, अगर इसको कंसेप्चुअली समझते हैं तो फिर मैं इसको ऐसे बता सकती हूँ कि यहाँ पे से हाइड्रोजन निकलता है। अब ये पूरी मैकेनिज्म होती है वो हम नहीं देखेंगे अभी। यहाँ पे से हाइड्रोजन निकलता है, और यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज लेके हाइड्रोजन पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव रख के निकलता है, तो ये जो नेगेटिव है वो इसके पास चला जाता है, ये वाला जो नेगेटिव है वो इसको लेके निकल जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर ऐसे याद रखे, जैसे ग्रिग्नार्ड में जो ड्राइविंग फोर्स था वो MgOH था, वैसे इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो HCl होगा, और ये हमारा बन गया टोल्यूइन। क्लियर? अब वैसे ही एक और रिएक्शन आएगी, वो होगी हमारी FC असाइलेशन। इसके अंदर नाम में छुपाए कि एसिटाइल की बात हो रही है। असाइलेशन मतलब कुछ ऐसी चीज आएगी जिसमें एसीटोन वाला ग्रुप होगा, दैट मीन्स कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा, नाम में छुपा है। फिर से हम ले लेते हैं एक बेंजीन, उसके अंदर मैं क्या डालूंगी? कुछ कार्बोनिल वाला ग्रुप डालना पड़ेगा जो एसिटाइल वाला नेचर का हो, तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ एसिड क्लोराइड। मतलब ये बेसिकली हो जाएगा हमारा एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड ग्रुप बोल सकते हैं। फिर से इसके अंदर लेविस एसिड डाल दो, कौन सा डालेंगे? AlCl3 को डाल देते हैं लेविस एसिड। इसके अंदर भी वही रहेगा ड्राइविंग फोर्स, HCl को निकाल दो, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को निकाल दो, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये इसके पास और ये इसके पास। बाहर क्या निकला? बाहर निकल गया HCl, अंदर क्या बना? अंदर हमारा बन जाएगा एसीटोफिनॉन। इसको क्या बोलेंगे? एसीटोफिनॉन। कैसे? तो ये एसीटोन वाला ग्रुप आ जाएगा, पूरा तो नहीं है बट एसीटो मतलब कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है, और ये क्या होगा हमारा फिनाइल। तो फिनाइल से फीन आ गया, और ऑन क्यों आया? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए। क्लियर हो गया? तो ये एक रिएक्शन हो गई। अब
इसके बाद जो रिएक्शन आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट है। किस पर्पज से वो मैं बताती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को ग्रिग्नार्ड में बताया कि सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत सारी चीजों के अंदर डालने से बहुत कुछ बन सकता है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब मैंने अल्कोहल में डाला तो मेरी लॉन्गर चेन अल्केन बन गई, जब मैंने एल्डिहाइड में डाला तो मेरा अल्कोहल बन गया। वैसा ही कुछ ये रिएक्शन में भी है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये हो गई हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी को याद है? क्योंकि इसके अंदर हमारा सिर्फ दो रिएजेंट से HX और सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों से हमारा बन जाएगा डाइअज़ोनियम सॉल्ट। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डाइअज़ोनियम सॉल्ट से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। क्लियर? चलो देखते हैं ये रिएक्शन में होता क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इधर ले लो NO2। ये रिएक्शन ये जो है वो नाइट्रोबेंजीन से भी हो सकती है और एनिलीन से भी हो सकती है। मतलब कुछ नहीं करना, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा लो किसी भी रिएजेंट को डाल के। जैसे मैंने किसी भी स्ट्रॉन्ग मेटल और हाइड्रोजन को डाल के उसका रिडक्शन करवा लिया, तो वो बन जाएगा हमारा एनिलीन। तो वो लोग रिएक्शन इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, उन लोगों की मर्जी। तो ये एनिलीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है। क्या डालना है इसके अंदर, इसको डाल दे। सैंडमेयर का ये रिएजेंट है HX और साथ में NaNO3। अब X कैन बी आइदर Cl आइदर Br। क्लियर? क्या बनेगा, तो ये बना देगा N2 plus X minus which is a diazonium salt। पेपर में ये वाला सॉल्ट बहुत सारी जगह पे दिखेगा, पर अगर ये सॉल्ट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो हार्ड है। अगर ये सॉल्ट दिख रहा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये वाला जो सॉल्ट है उसकी रिएक्शंस बहुत इजी होती है। देखते हैं इसकी क्या रिएक्शंस होगी। तो उसकी सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं कि ये जो डाइअज़ोनियम सॉल्ट है उसके अंदर, यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो डाइअज़ोनियम सॉल्ट है हमारे पास, उसके अंदर मैं सबसे पहले डाल देती हूँ। चलो मैं इधर क्वेश्चंस लिखती हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखो होती है कि नहीं, फिर मैं आंसर्स लिखूंगी। ऐसे रिएजेंट्स डाल के दे देंगे, फिर बोलेंगे क्या बनेगा। पर डरना नहीं है हमें, क्योंकि बहुत इजी होता है ये। और एक चीज डाल देते हैं ना। चलो सॉल्व करो इसको। हाँ, इसमें X कैन बी Cl and Br। कैसे होगा, कुछ आइडिया है? चलो पहले ये क्लियर हो गया कि ये सैंडमेयर का रिएजेंट कौन सा है, HX। और ये मतलब सैंडमेयर रिएक्शन बेसिकली डाइअज़ोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन में यूज होता है, इसको याद रखना। वो लोग ये ऐसा भी दे सकते हैं कि तुम लोगों को ये ही ना दे, इसकी जगह पे ब्लैंक्स दे दे कि कौन सा रिएजेंट है, वैसे दे सकते हैं। अब ये देखते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि ये बहुत इजी होती है। क्यों बोला बहुत इजी होता है? कैटायन एनायन को सेपरेट करो, क्योंकि ये जो वाला कंपाउंड है डाइअज़ोनियम, वो ऑलरेडी आयंस में प्रेजेंट है, आयोनिक फॉर्म में, अजो फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होगा, मतलब किसी भी आयन को डालोगे वो रिएक्ट कर देगा। यहाँ पे जैसे इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो आ जाएगा हमारा कि कुछ भी करके नाइट्रोजन को बाहर निकाल दो। ये माइनस नहीं है, नाइट्रोजन को बाहर निकाल दो कुछ भी करके। नाइट्रोजन को मैंने इधर से बाहर निकाल दिया, और ये वाला जो X है उसको मुझे इधर लगाना है। हम X डैश लिख लेते हैं, उसको मुझे इधर लगाना है और इसको बाहर कर लो। क्या बनेगा, X डैश बन गया। क्लियर? वैसा ही सेम इधर क्या बाहर निकलेगा, ओके। और इसमें बाहर क्या निकलेगा, CuX निकल जाएगा, ये वाला X और ये कॉपर, और साथ में नाइट्रोजन भी बाहर निकलता हुआ दिखेगा। इसको देखते हैं फिर से, इसको मुझे लगाना है। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को पहले बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, मतलब KX बाहर, नाइट्रोजन बाहर, क्या बचा, इजी। अब पता है ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस बताती हूँ ये सारी चीजों का। ये ऐसी रिएक्शंस होती है ना जिसमें हम लोग हेलो एरीन को बनाते हैं, हेलो एरीन को। हेलो एरीन्स इतने इजीली बनते नहीं है। उसका रीजन ये है कि अगर आप लोग इसको बनाओगे ना, तो उसके लिए आप लोगों को इधर से किसी चीज को निकालना पड़ेगा बेंजीन पे से, और किसी भी चीज को बेंजीन पे से निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर वो निकला तो बेंजीन अनस्टेबल होगा, चार्ज छोड़ के जाएगा, और अगर वो निकल के चार्ज छोड़ के गया बेंजीन पे तो बेंजीन रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसके अंदर हम कुछ रिएक्ट करवाए। इसीलिए ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें क्या करना है, फिर से इसके ऊपर नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा,
क्या बाहर निकलेगा, पहले इधर साइनाइड लगा देते हैं, बाहर निकल जाएगा हमारा CuX और N2। अब ये लिख लो और जिस दिन तुम्हारी शिफ्ट आए ना उस दिन इसको देख के जाना दोनों को। और एक चीज इधर लिख लेते हैं H2, ये तीनों को देख के जाना। जिस दिन शिफ्ट आए उस दिन सबसे पहले इसको देख के जाना, क्योंकि ये चीज आती है बोर्ड में भी और जेडवली में भी और नीट में भी ये चीज आती है। डायोजोनियम सॉल्ट के अंदर ये तीनों तीन को डाल रहे हैं, तीनों तीन में आप लोगों को कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा। कैसे, कुछ आइडिया है? चलो देखते हैं क्या अलग होगा। तो इसके अंदर जब मैंने H2SO4 और H2O डाला, H2SO4 और H2O का केस सिमिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी H+ डोनेट करेगा और ये भी उसको प्रोटोनेट करेगा, अल्कोहल डोनेट करेगा। तो इसमें हमारा बन जाएगा OH, इसमें भी बन जाएगा हमारा OH। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? तो दिस इज अ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। इसको जब मैं डायोजोनियम के अंदर डालती हूँ ना तो वो हमारा बनाता है सिर्फ बेंजीन। क्या बनाएगा? सिर्फ बेंजीन बनाता है। और ये उसकी सबसे खास बात है। मतलब अगर तुम लोगों को कोई रिएक्शन में ऐसा बोल रहे हैं कि बेंजीन से बेंजीन बनाओ, कन्वर्जन बोल रहे हैं, कैसे करोगे? इसको याद रखना, ये बहुत काम लगेगा। कैसे करोगे बेंजीन से बेंजीन? अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले एक बेंजीन ले लो, उसके अंदर नाइट्रेशन करवा लो। कैसे करवाओगे? नाइट्रिक एसिड और H2SO4 डाल के नाइट्रेशन करवा लो, तो नाइट्रेशन से ये बन जाएगा, इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, फिर इसके बाद ये बना लो, बन गया। तो हमारे इधर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कौन सा? कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन टू बेंजीन। क्लियर? इजी। कितने स्टेप में बना? तो 1 स्टेप, 2, 3 और 4, इन जस्ट 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स रिएक्शन थी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के लिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब दूसरा देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है उसमें नाम में ही दिख रहा है कि कुछ हाइड्रो रिलेटेड होगा, मतलब इसका मीनिंग है कि OH- होगा और H2O2 होगा। ये वाली रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एंटी मार्कोनिको मैकेनिज्म से सारी चीजें होती है। एंटी मार्कोनिको मैकेनिज्म मतलब पेरोक्साइड को यूज करो और जो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी होगी वो उल्टी तरफ जाएगी। एंटी मार्कोनिको में कार्बो एनायन को देखते हैं, मतलब कैटायन का उल्टा। तो क्या बनेगा इसकी स्टेबिलिटी का उधर? कार्बोकैटायन का 1, 2, 3। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटी मार्कोनिको से होती है। और हाइड्रोबोरेशन मतलब B2H6, कोई बोरेन का कंपाउंड रहेगा B2H6 और एक सॉल्वेंट यूज करते हैं THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। कुछ ऐसा दिखेगा 1, 2, 3, 4, ये 4 जो दिख रहा है कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन होंगे, मतलब टेट्राहाइड्रो, 4 हाइड्रो। और ये जो ग्रुप है ये पूरे को बोलेंगे फ्यूरेन ग्रुप। फ्यूरेन ऐसा तो नहीं होता है, फ्यूरेन बेसिकली ऐसा होता है इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पर इधर डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। इसको ये फॉर्म में लेंगे, ये सॉल्वेंट लेंगे और ये दोनों एंटी मार्कोनिको मैकेनिज्म फेवर करने के लिए लेंगे। इसमें क्या होगा? तो इसके अंदर हम लोग कोई भी प्रोटीन को ले लेते हैं, प्रोटीन ले लिया, उसके अंदर ये सारी चीजें वो लोग डाल देते हैं, THF, H2O2, OH-, और एट लास्ट क्या बनता है? 3 मोल बनेंगे। ये इसकी मैकेनिज्म पूरी होती है लंबी, इसमें क्या बनेगा? 3 मोल बनेंगे। किसके? वाटर के। अब OH- है तो वो तो बट ऑब्वियस अटैक करने वाला है। अब साथ में पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड फेवर्स एंटी मार्कोनिको रिएक्शन, इसलिए वो साइड पे लगा, वरना वो बीच में लगता। क्लियर? 1 डिग्री स्टेबलाइज, मतलब ये 1 डिग्री पे है ना OH ग्रुप। क्लियर? यहां तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अनदर रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन सुना है क्या? स्टीफंस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो जनरली रिडक्शन के लिए यूज होती है। किसका रिडक्शन मैम? तो ये यूज होता है साइनाइड को रिड्यूस करने के लिए। साइनाइड को किसके अंदर रिड्यूस करेंगे? तो ये साइनाइड को रिड्यूस करके नाइट्राइल में, नाइट्राइल और साइनाइड देखिए, तो वो उसको रिड्यूस करके एमीन में कन्वर्ट करती है। और फिर यहाँ तक तो ठीक है, इसका मेन काम रिडक्शन का है, पर बनेगा क्या? तो ये रिएक्शन में आखिर में बनता है एल्डिहाइड।
कैसे बनता है देखते हैं। अब स्टीफन रिएक्शन अगर कहीं पे वो लोगों ने लिख ली कि जैसे बहुत बार पता है क्या होता है, एरो पे वो लोग लिख लेते हैं स्टीफन रिडक्शन, रिएक्शन या रिडक्शन कुछ भी लिखेंगे, तो हमें ये नहीं पता होता कि है कौन, ये है क्या, इसका रिएजन कौन सा है। तो इसको एक अच्छी तरीके से याद रखेंगे। स्टीफन का एस आता है, अब ये एस से हम याद रखेंगे कि इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा SnCl2। एस से SnCl2 याद रखेंगे और साथ में यूज होगा डाइल्यूट HCl। ये दोनों चीजों को साथ में यूज करते हैं। डाइल्यूट HCl को इसलिए यूज किया ताकि वो उसको हाइड्रोजनेशन करवा के अमाइन में कन्वर्ट कर सके। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करके। रिएक्शन को देखते हैं, मेरे पास RCN साइनाइड ग्रुप है, इसके अंदर मैं क्या करूं, स्टीफन से SnCl2 लिख लूं और साथ में डाइल्यूट HCl क्यों डाला, हाइड्रोजनेशन करवाना है मेरे को, अमाइन बनाना है, तो क्या करेगा ये इसको कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर, ऐसा कुछ बना, क्लियर। और फिर क्या करना है हमें, हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस में मैंने क्या बोला, वाटर या H3O+ डाल दो तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड, बन गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। समझ आया, चलो आगे देखते हैं। अब कौन सी रिएक्शन है, तो अब ले लेते हैं हम रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन और इसके बाद और एक रिएक्शन करेंगे, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन अगर मैं बोर्ड के पर्पज से बात करूँ तो ये दो मार्क में पूछते हैं, और JEE में डायरेक्ट वो लोगों के रिएजन से लिख के दे देता है। जैसे रोजेनमुंड जो रिएक्शन है वो भी रिडक्शन के लिए यूज होता है, पर किस चीज़ में, रिडक्शन करेगा और उसके बाद फिर से वो भी एल्डिहाइड बनाएगा। तो कैसे वो देखते हैं, तो ये सारी रिएक्शन एल्डिहाइड को बनाती है। रोजेनमुंड जो है वो एसिड हैलाइड में से एल्डिहाइड को बनाएगा, एक्स लिख लेते हैं, एसिड हैलाइड में से बनाएगा। क्या यूज होगा, तो इसके अंदर यूज होगा सबसे पहले तो ये H2 लिख लो या H लिख लो और PDBaSO4, ये कहीं पे दिखे PDBaSO4 तो एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेना। और इधर ये हाइड्रोजन, इसका मीनिंग है नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। तो ये जो है नेसेंट हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो। तो ये जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, क्लियर। अब देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन जो है उसको बाद में देखते हैं, क्योंकि वो जो है वो सब आल्केन में कन्वर्जन होता है, तो उसको बाद में देखते हैं। अब देख लेते हैं इटार्ड्स रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इटार्ड्स रिडक्शन इम्पॉर्टेंट है, पर उसको कभी ऐसे बीच में नहीं पूछ लेंगे कि कोई कन्वर्जन चल रहा है, मतलब तुम लोगों को रिएक्टेंट दे दिया, रिएजन दे दिया और फिर बीच में A क्या होगा B क्या होगा, उसको कभी ऐसे नहीं पूछते। इसका पूछने का कुछ स्पेसिफिक अलग तरीका होता है। इटार्ड्स को कभी कन्वर्जन के बीच में नहीं लाएंगे वो लोग, क्योंकि इटार्ड्स में जो रिएजेंट होगा वो CrO2Cl2 होगा, या फिर ये भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और इसके साथ CCl4 को डालेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इटार्ड्स रिएक्शन जो है वो हमारी होती है टोल्यूइन के अंदर। ये कौन है, टोल्यूइन। टोल्यूइन के अंदर ये सारी चीजें डाल दो, CrO2Cl2 CCl4, और लास्ट में हाइड्रोलिसिस तो करवाना पड़ेगा। देखो हम क्या बना रहे हैं, अभी मैंने आप लोगों को जितनी भी दिखाई, अभी जो दिखाई एल्डिहाइड वाली, वो सब में एल्डिहाइड बन रहा है। देखो साइनाइड से एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड, अल्केन एक पूरा अल्केन है, मतलब एक पूरा अराइल ग्रुप है, तो इससे एल्डिहाइड कैसे बनेगा। और ये सब में एक चीज कॉमन है, सब में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इधर हाइड्रोलिसिस किया ये डाल के, इधर भी हाइड्रोजन ऐड किया क्योंकि हमें हाइड्रोलिसिस करवाना था इसकी जगह पे, इसीलिए इधर हाइड्रोजन ऐड किया, इधर OH नहीं डालना था, इधर ऑक्सीजन डालना था, इधर भी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो इटार्ड्स का एक ये, इसको तो याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम, ये याद रखना पड़ेगा। और तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड, क्लियर, ये हो गई। अब देखते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, ये वाली जो रिएक्शन है ना उसको एक और रिएक्शन के साथ कंपेयर करके देखेंगे। कौन सी रिएक्शन है, एक और ऐसी सेम रिएक्शन है, कोच रिएक्शन। पता है उसमें क्या होता है,
दो सेम, इसमें कंफ्यूजन इस बात का होता है कि वो लोग कोच रिएक्शन लिखते हैं और गटरमैन कोच लिखते हैं, दोनों में यही रिएक्शन को लेते हैं, पता नहीं, पर ये चीज होती है कि वो लोग कोच लिखे या गटरमैन कोच लिखे, वैसे दोनों अलग है, गटरमैन कोच एंड कोच रिएक्शन बोथ आर डिफरेंट, पर करते ऐसा है कि कुछ भी पूछे वो लोग यही रिएक्शन को कंसिडरेट करते हैं। तो गटरमैन कोच के अंदर बेंजीन होगा हमारे पास और साथ में ये दोनों रिएजेंट होगा। अब ये जो मैंने इधर लिखा है वो पहले से मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि इससे मेरे को आप लोगों को एक चीज समझानी है कि गटरमैन कोच रिएक्शन और कोच रिएक्शन, ये दोनों में हमें दो ऐसे कंपाउंड्स दिख रहे हैं जो कॉमन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। अब ये जो है वो ऐसे कंपाउंड्स है जिसको जब हम साथ में लेंगे ना वो एक कार्बन को इंक्रीज कर लेंगे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट ये एक कार्बन को इंक्रीज कर लेगा। अब यहाँ पे कोच रिएक्शन में क्या होगा, तो ये वाला क्लियर हो गया कि AlCl3 और इसको रिएजेंट को जब साथ में डालेंगे थोड़ा हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो ये बन जाएगा। कोच रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दोनों में जो रिएजेंट है वो सेम यूज होते हैं, डिफरेंस इज कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों मिलकर तो एक कार्बन इंक्रीज कर लेंगे, पर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट ये करेगा, इसलिए इसमें ऐसा बन रहा है। अब ये मैंने इधर इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को पता चले कि हम सारे जितने भी रिएक्शन अभी तक हमने देखे इस स्लॉट में, तो इसमें हमने सब में आल्डिहाइड को बनाया है, तो इसके अंदर थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे तो वो आल्डिहाइड बन जाएगा। अब मैंने इधर कुछ लिखा है फ्राइज रीअरेंजमेंट करके और एक स्टार बनाया है। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये कोई नेम रिएक्शन तो नहीं है, बट ये जो रिएजेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका जो रिएजेंट है वो ये वाला है AlCl3 और H3O+। ये जो रिएजेंट है वो क्या करता है, तो वो शिफ्ट करेगा, मतलब जैसे इधर हमारा Sc2 ग्रुप था तो वो उसको शिफ्ट करके ऑर्थो और पैरा पे लाएगा और साथ में हाइड्रोलिसिस करवाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो अकेले रहने नहीं वाला है, उसको कोई चाहिए तो हाइड्रोलिसिस करवा लेगा, और ऑर्थो और पैरा में से ये स्टेबल होता है पैरा वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये वाला जो रीअरेंजमेंट है वो एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ऐसे लिखेंगे नहीं, या तो कभी कभी लिख के भी देते हैं कि रिएक्शन हो गई पूरी, कन्वर्जन होता है, जैसे ए कौन सा है बी कौन सा है, अब लास्ट में लिख लेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो उसके लिए रिएजेंट पता होना चाहिए। AlCl3 और H3O+, ये जो दोनों है वो इसको रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ तक लिखो, फिर आगे देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हमारी दूसरी रिएक्शन कौन सी आएगी। तो नाउ लेट्स लुक आफ्टर क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन वाली जो रिएक्शन है वो जनरली पूछी जाती है, मतलब उसका या तो क्लेमेंसन रिडक्शन लिख लेंगे एरो पे, या तो फिर ये लिख लेंगे ZnHg और साथ में यूज होगा HCl। अब इसमें होता क्या है, तो ये जो है वो रिड्यूस करता है एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में। एल्डिहाइड और कीटोन है मेरे पास, जैसे मैंने इधर एग्जांपल में ले लिया एल्डिहाइड, या फिर आप लोग कोई कीटोन भी ले सकते हो। इसके अंदर जब हम डाल देंगे ZnHg और साथ में HCl, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक नॉर्मल अल्केन की चेन में। क्लियर, ये डबल बॉन्ड हो ये सब इधर से निकल जाएंगे, और अगर इसके अंदर कर रहे हो तो फिर ऐसा बन जाएगा। क्लियर, बहुत इजी है। चलो अब आगे देखते हैं। अब कौन सी है, तो ऐसी ही एक और रिएक्शन आती है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन को आप कन्वर्ट कर सकते हो अल्केन में। वो रिएक्शन का नाम है वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। वुल्फ-किश्नर रिएक्शन के अंदर हम एल्डिहाइड को लेके समझते हैं, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाइड्रेजीन NH2। ये क्या करेगा, तो ये इसके साथ हाइड्रेजीन यहाँ पे लग जाएगा। कैसे लगेगा, तो ये इधर से वाटर को निकाल देगा और ये बनाएगा NH2 और साथ में इधर H। इसको क्या बोलते हैं, तो जब एल्डिहाइड के अंदर आप लोग हाइड्रोजन को डालते हो तो वो हाइड्रोजोन बना लेता है, तो ये हाइड्रोजन बन गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, तो एल्कोहलिक KOH ये पूरे को इधर से निकाल देगा, बेसिकली वो अमोनिया को इधर से रिमूव करता है, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा, और थोड़ी हीट देते हैं हम इसको, तो वो हमारा बन जाएगा अल्केन। क्लियर, कुछ नहीं करना। अगर ऐसी रिएक्शंस एग्जाम में आ रही है जिसमें आप लोगों को रिएजन में दिख रहा है हाइड्रोजीन एल्कोहलिक KOH, तो समझ जाओ कि ये वुल्फ-किश्नर है, और डबल बॉन्ड O को निकाल दो और ये बना लो। और अगर ऐसा कुछ क्लेमेंसन में दिख रहा है कि ZnHg HCl को यूज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड O को निकाल दो और डायरेक्ट अल्केन बना लो। क्लियर, आगे देखते हैं। तो अब थोड़ी रिएक्शंस जो मैं करवाऊंगी वो सारे एक दूसरे के भाई बहन की तरह है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन। सुना होगा कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत बार आती है। अब कंडेंसेशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होगा हमारा एल्डोल और एक होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल सेल्फ एल्डोल और एक होगा क्रॉस एल्डोल। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर सेल्फ एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल के अंदर क्या होगा, सेल्फ एल्डोल के अंदर जैसे
एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ये वाला एग्जांपल मैंने लिया, ये क्या है, तो ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड को 2 बार लेते हैं हम, और रिएजेंट में इसमें यूज होगा डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH यूज होगा। क्या होता है कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर? कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर आप लोग रिमूव करते हो वाटर को। कैसे? तो एक इसमें ना कंडेंसेशन के अंदर या कंडेंसेशन के अंदर हम लोग 2 मोल लेते हैं। अगर सेल्फ की बात करें तो एक ही कंपाउंड लेंगे जिसका 2 मोल लेंगे, और अगर क्रॉस की बात करें तो 2 अलग अलग कंपाउंड्स लेंगे। यहाँ मैंने एक ही कंपाउंड लिया है जिसके 2 मोल लिए हैं। अब क्या होगा, एक में से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे में से ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं, अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, और यहाँ से ऑक्सीजन को निकालेंगे। या फिर यू कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो, कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दो, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दो। अब क्या बनेगा, तो अब वाटर हमने निकाल दिया यहाँ से, डाइल्यूट NaOH लिखना मत भूलना। और फिर क्या बनेगा, CH3C ये वाला है, फिर ये डबल बॉन्ड लग जाएगा ना, क्योंकि इधर से ऑक्सीजन गया, इधर से 2 हाइड्रोजन गया, तो ये डबल बॉन्ड तो इधर ही है, डबल बॉन्ड लगेगा। और यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कनेक्ट हुआ तो ये वो लिखा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बन गया। नोमेनक्लेचर में नहीं लिख रही हूँ, वो देख लेना खुद। ओके, तो जो सेल्फ aldol होती है उसके अंदर हमारा सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें? सिंगल प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर? और अब देखते हैं क्रॉस aldol। क्रॉस aldol कंडेंसेशन मतलब, सेल्फ मतलब हम एक ही कंपाउंड को 2 बार लेंगे, और क्रॉस मतलब हम 2 अलग अलग कंपाउंड लेंगे। पर ये जो रिएक्शंस है वो एल्डिहाइड कीटोन में ही होती है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप में करने मत जाना। दोनों अलग अलग ले लिया, एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, यहाँ से इसको निकाल देते हैं। क्या बनेगा अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर ये इसके साथ कनेक्ट किया और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। ये एक प्रोडक्ट बना, दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट। अब क्या करो, अब यहां से निकालो 2 अल्फा हाइड्रोजन को, और यहां से ऑक्सीजन को निकालो। अब ऐसा करो तो एक और नया प्रोडक्ट मिलेगा। और क्या करना है हमें इसके अंदर, ये जो है उसका सेल्फ aldol करवाओ और इसका सेल्फ aldol करवाओ, मतलब इस यही कंपाउंड को खुद उसी के साथ करवाओ, इसको खुद ही के साथ करवाओ। क्लियर हुआ? वैसे हमें 4 मिलेंगे। सबसे पहले क्या किया है, इसका उसी के साथ, मतलब इसका उसी कंपाउंड के साथ सेल्फ aldol, इसका उसके साथ ही सेल्फ aldol, सेल्फ करके कितने मिले? 2 मिले, 2 तो वैसे ही मिल गए। अब क्या करो, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तीसरा प्रोडक्ट, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, चौथा प्रोडक्ट। क्लियर? तो क्रॉस में कितने मिलते हैं? क्रॉस में मिलेंगे आप लोगों को 4 प्रोडक्ट। और एक चीज, कंडेंसेशन के अंदर कंडेंसेशन ऐसी ही आप लोग एल्डिहाइड कीटोन में करवा सकते हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हुए तो नहीं होगा। पर अब सवाल ये है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हुए तो क्या होगा? तो उस केस में हम दूसरी रिएक्शन करेंगे जिसको बोलेंगे केनिज़ारो रिएक्शन। केनिज़ारो रिएक्शन उस केस में होगी जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे एल्डिहाइड कीटोन के पास। तो इसमें भी 2 आएंगे, एक आएगा हमारा जो नॉर्मल केनिज़ारो रिएक्शन होता है वो, और एक आएगा क्रॉस केनिज़ारो। तो नॉर्मल वाले में पहले देख लेते हैं। और इसमें क्या कंडीशन है? इसमें हमारी कंडीशन रहेगी नो अल्फा हाइड्रोजन। देख लेते हैं। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? दिख रहा है तुम लोगों को अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप जो लगा है उसके साथ जो कार्बन लगा है, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये वाला कार्बन होगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप के बाद उसके पास है अल्फा हाइड्रोजन? चारों नहीं है उसके पास, उसके चारों 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो क्या करेंगे, अब इसके अंदर यूज करेंगे कंसंट्रेटेड KOH। इसके 2 मोल लेने हैं। इधर भी हमने सेल्फ में तो 2 मोल ही लिए थे ना, पर डिफरेंस इतना था कि उधर अल्फा हाइड्रोजन था, इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 मोल लेने, और क्या बनेगा, COOH और CH2OH। एक ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूस। क्लियर? ये हो गया हमारा जो नॉर्मल वाला केनिज़ारो था वो। और एक केनिज़ारो को देखते हैं, वो होगा हमारा क्रॉस केनिज़ारो। क्रॉस केनिज़ारो कब यूज करते हैं? क्रॉस केनिज़ारो भी नो अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन में ही होता है, पर इसमें कुछ और बनाना हो तो बना सकते हैं। पर फिर से इसमें वुड्स जैसी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, यील्ड कम हो जाएगी। तो फिर से ऐसी चीज लो जिसके पास नहीं है। ये मैंने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, नहीं है, कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहां से होंगे? और फिर एक ये ले लो, दोनों अलग अलग लिए मैंने। उसके अंदर क्या करना है, कंसंट्रेटेड KOH डाल दो। यहाँ देखो डालना रहेगा डाइल्यूट NaOH, KOH कुछ भी डाल सकते हो, NaOH KOH दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों चलेंगे। फिर से केनिज़ारो क्या करता है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर लेते हैं।
बन गया, और उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर लेते हैं। क्लियर, बहुत इजी है, चारों चार रिएक्शन बहुत इजी थी। हो गया, अब यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। चलो देखते हैं। अब यहां से जो शुरू होगी वो होगी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले टॉलरेंस टेस्ट, फिर एक आती है फेलिंग्स टेस्ट, और एक आती है हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तीनों तीन टेस्ट को एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब जेडब्ल्यू के लिए ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी वो लोग कंडीशंस को ज्यादा पूछते हैं कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया, और ऐसे एग्जांपल्स दे देंगे। जैसे इसमें से ऐसी एक टेस्ट है जो एक ही ऐसी टेस्ट है जो कीटोन पॉजिटिव है, बाकी दोनों के दोनों कीटोन नेगेटिव है, सिर्फ एक ऐसी है जो कीटोन पॉजिटिव। तो ऐसे कंडीशंस वो लोग पूछते हैं कि कोई भी तुमको एल्डिहाइड कीटोन दे देंगे, फिर बोलेंगे कि ये वाले रिएजेंट से तुमको पॉजिटिव डिटेक्ट करेगा कि नेगेटिव। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो टॉलरेंस टेस्ट कंडीशंस लिखते हैं पहले, तो ये हमें एल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड दोनों पॉजिटिव देगी, मतलब हम ये टेस्ट से एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड को डिटेक्ट कर पाएंगे। पर अगर तुम किसी भी कीटोन को ले लोगे तो वो टेस्ट नेगेटिव देगी, तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये वाली जो टेस्ट है फेलिंग्स टेस्ट, वो एक ऐसा सवाल आया होगा दिमाग में कि मैम अगर एल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड दोनों को पॉजिटिव दे रही है, तो फिर अगर मुझे एल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करना हो तो फिर मैं किस टेस्ट को यूज करूं? देन यू विल यूज फेलिंग्स टेस्ट। क्लियर? फेलिंग टेस्ट क्या करती है? तो वो सिर्फ एल्डिहाइड को पॉजिटिव देती है, वो सिर्फ एल्डिहाइड को पॉजिटिव देगी, कीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड ये दोनों को नेगेटिव देगी, इसके ऊपर नहीं देगी। तो इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड देन गो फॉर फेलिंग्स टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट है, उसका एल्डिहाइड से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो कीटोन के अंदर हमें किस चीज को पॉजिटिव देगा वो देखते हैं, क्योंकि इसको पॉजिटिव दे रहा है मतलब बाकी सबको नेगेटिव देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, वो जनरली 2 डिग्री पे चलता है, 2 डिग्री अल्कोहल को देगी, फिर कीटोन को देगी। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दोनों के लिए होती है, पॉजिटिव किसके लिए वो देता है वो देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव डिटेक्शन करता है, उसका मीनिंग ये है। तो ये पॉजिटिव देगी एल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे कोई भी ग्रुप होगा, मतलब कुछ भी अटैच होगा अल्काइल चेन, एंड और किसको देगी, और आ जाएगा हमारा कीटोन। क्लियर? ये दोनों के लिए पॉजिटिव, बाकी कुछ भी हो विल नॉट डिटेक्ट। अब मैम डिटेक्शन समझा लिया, अब ये समझाओ होता क्या है इसमें। तो टॉलरेंस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारा यूज होता है सिल्वर एंड साथ में अमोनिया यूज होता है। देखते हैं, एक काम करते हैं, एल्डिहाइड को पॉजिटिव दे रही है तो एल्डिहाइड को ले लेते हैं। मैंने इधर ले लिया एक एल्डिहाइड, अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी इसके रिएजेंट को। इसका रिएजेंट क्या है? अमोनिया होगा साथ में, और OH माइनस, और साथ में यू कैन ऐड थोड़ा सा वाटर। क्या बनेगा? पॉजिटिव कैसे देगी वो क्या पता चलेगी? तो या तो कार्बोक्सिलिक, अभी वाटर डाला है इसीलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन के निकल रहा है, अगर वाटर नहीं डाला होता तो वो आयन के फॉर्म में निकल सकती है। और साथ में बाहर निकलेगा AgNH3, फिर 3 मोल्स ऑफ वाटर निकलेंगे, ये सबके मोल्स भी निकलेंगे। मोल्स देख लेना, मोल्स का इतना इश्यू नहीं है। क्लियर? फेलिंग्स को देख लेते हैं। ये समझ आ गया ना कि कैसे डिटेक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा या फिर कार्बोक्सिलेट आयन निकलेगा, और ये हो गया हमारा टॉलरेंस का मेन वो रिएजेंट। फेलिंग्स टेस्ट को समझते हैं। तो फेलिंग्स टेस्ट जो है वो 2 रिएजेंट पे काम करती है। एक सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, सोडियम पोटेशियम है तो पहले सोडियम पोटेशियम को लिख लेते हैं, सोडियम पोटेशियम आयंस के फॉर्म में, और टार्टरेट मतलब ऐसे, एक ये A और एक आएगा हमारे पास B, CuSO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा ब्लू कलर का। क्लियर? तो ये दोनों को यूज करेंगे। अब ये दोनों को यूज करके कैसे मतलब होगा रिएक्शन दिखाओ, तो रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में इधर लिख रही हूँ कि जैसे मैंने एल्डिहाइड ले लिया तो उसके अंदर ये पूरा तो अंदर जाता है, पर कौन सा आयन पार्टिसिपेट करता है? तो इसके अंदर OH माइनस, इसके अंदर से OH माइनस आएगा
और यहाँ पे से Cu+2 आएगा एंड they'll form क्या बनेगा, फिर से एसिड ही बनाना है और साथ में Cu2O और H2O। अब यहाँ पे ना वो लोग इसका कलर पूछते हैं, तो इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन कलर। कौन सा कलर? रेडिश ब्राउन कलर। क्लियर? अब आयोडोफॉर्म टेस्ट को भी देख लीजिए फटाफट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में अंदर कुछ उतना है नहीं, आयोडोफॉर्म से पता चल रहा है कि इसमें आयोडीन का कुछ रोल होगा, पर किसके साथ? तो NaOH के साथ। NaOH और आयोडीन को मिक्स करके एक रिएजेंट बनेगा NaOI। इसको वो लोग यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए ये दोनों में से है, ये दोनों है या नहीं। जैसे मैंने कुछ ऐसा ले लिया इस तरीके का, यहाँ पे हम R ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ आए। दिख रहा है? सेम 2 डिग्री पे होना चाहिए और इसके अंदर इसको डाल दो NaOI और क्या बनेगा? इसके अंदर भी वही बनेगा, पर जैसा मैंने बोला कार्बोक्सिलेट भी बन सकता है, तो बस वही बन रहा है Na+ और साथ में CHI3। बाय प्रोडक्ट्स को उतना प्रेफरेंस JEE के लिए मत दो क्योंकि ये लिखने की एग्जाम नहीं है। तो इसमें से इतना याद रखो कि अगर तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है तो वो पॉजिटिव डिक्लेयर होगा। यहां तक हो गया? यहां तक पहले नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं और पढ़ के लिखो ताकि पता चले कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। चलो आगे लिखें। अब आएगा हमारा होफमैन ओमोनोलिसिस। होफमैन ओमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होगा? अच्छा ओके, हमने कोच रिएक्शन आगे कर ली थी तो इधर हम 31 दे देते हैं। इसके बाद कोच रिएक्शन आएगी क्योंकि साथ में उसमें भी कार्बोक्सिलिक बन रहा है, तो वो इसके बाद रखिए। होफमैन ओमोनोलिसिस। अब यहाँ से शुरू हो गया हमारा अमाइंस वाला चैप्टर जो है वो शुरू हो गया। होफमैन ओमोनोलिसिस में क्या होगा? तो इसमें सारी चीजें RX और अमोनिया पे चलती है। देखते हैं क्या होता है। तो RX हेलो अल्केन ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने एक बार अमोनिया डाला, वो मेरे को पता है क्या बना के देगा। सबसे पहले इसको आयंस को सेपरेट करो, R+X-, यहाँ से आयंस को निकालो, NH-, NH2-, H+, अपोजिटली चार्ज को एक दूसरे को दे दो, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा RNH2 और साथ में HX बाहर। ऐसा ही होगा। क्लियर? अब इसके अंदर और एक बार RX डालो, फिर से HX को बाहर निकालो और ये जो R' है उसको इसके अंदर डाल दो। इसमें वही होगा, कुछ नहीं करना। देखो इसमें कैसे सेपरेशन होगा, RNH- H+ और यहाँ R'+X- HX निकल गया और हमारा बन जाएगा RNH R'। क्लियर? फिर और एक बार R'' को डाल देते हैं, तो RN R'' R' हो गया और HX बाहर। और एक बार डालो R''X, क्या बनेगा? RN R'', R'', R''। और अब तो इसके पास है ही नहीं हाइड्रोजन, यहाँ तक हाइड्रोजन था तो HX निकल रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा? तो वो ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉल्ट के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्वांटेनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वांटेनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये हमारा क्या बना? 1 डिग्री अमाइन, दिस इज आर 2 डिग्री अमाइन, दिस इज आर 3 डिग्री अमाइन और ये सीधा क्वांटेनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर? दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छी रिएक्शन है। आगे देखते हैं 32। अब देखते हैं मेंडियस रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है ये अमाइन प्रिपेयर करेगी। हम अमाइंस की रिएक्शन अब देख रहे हैं किसमें से? तो ये प्रिपेयर करेगी साइनाइड में से। जब साइनाइड में या नाइट्राइल में यू विल ऐड सोडियम और C2H5OH इथेनॉल और साथ में थोड़ा सा नेसेंट हाइड्रोजन, तो वो तुम लोगों को दे देगा ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है। बस ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू NH2। देखा, हाइड्रोजन भी डाला है, हाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। समझ आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। अब एक आता है होफमैन ब्रोमाइड। होफमैन ओमोनोलिसिस और होफमैन ब्रोमाइड में प्लीज कंफ्यूज मत होना। इसमें क्वांटेनरी अमोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है, पर होफमैन ब्रोमाइड के अंदर एक कार्बन रिड्यूस हो जाता है। अब कहाँ एक कार्बन रिड्यूस हो रहा है? तो होफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन होती है वो अमाइड में होती है, दैट इज RC+2NH2। इसके अंदर यहाँ पे हमने कुछ देखा था कि NaOH और I2 को मिक्स करके NaOI बनाते हैं, वैसे ही इधर NaOH और Br2 को मिक्स करके वो लोग बनाते हैं
NaOBr, और इसमें ये यूज होता है होफमैन ब्रोमाइड में। ये क्या करता है, तो ये एक कार्बन को खा जाता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा कार्बोनिल ग्रुप ही वो खा जाएगा और वो बना लेगा अमाइन। क्लियर? चलो इतना नोट डाउन करो, फिर लास्ट कुछ रिएक्शन बाकी है, जल्दी देखते हैं। 34 गैब्रियल थैलेमाइड। थैलेमाइड या थैलीमाइड, बिग क्वेश्चन राइट। दो अलग चीजें, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गैब्रियल थैलीमाइड और एक वर्ड आता है थैलेमाइड, दैट मीन्स उसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें इमाइड ग्रुप वाला यूज होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए अभी जो मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखा रही हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मतलब तुम लोग जेई पकड़ लो, नीट पकड़ लो, बोर्ड पकड़ लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम पकड़ लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। होगा क्या उसमें, तो वो जो ये वाली रिएक्शन नहीं समझा रही, इसमें ये कहां से आया मैं वो समझा रही हूँ। तो देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच आई एम राइटिंग नाउ, जो शुरू होगी थैलिक एसिड से। दिस इज अ थैलिक एसिड। अगर इसी चीज को मैं इसके पैरा पे कर लूं तो वो टथैरिक एसिड हो जाएगा। तो दिस इज थैलिक एसिड। क्या होगा इसके अंदर, तो इसको एग्जाम में पूछते कैसे हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। वो लोग थैलिक एसिड देंगे, वो लोग इसके अंदर अमोनिया भी डाल के देंगे, पर दे लास्ट के इधर क्या बना, व्हाट इज ए हियर। फिर वो लोग थोड़ी सी हीट डाल देंगे और बोलेंगे व्हाट इज बी हियर। फिर वो लोग और एक बार हीट डालेंगे, फिर बोलेंगे व्हाट इज सी हियर। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके ऊपर जितने साल लगा उतने कम है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो क्या होगा, चलो समझते हैं इसको। थैलिक एसिड के अंदर जब मैंने अमोनिया डाला तो मेरे को 2 बार डालना है, तो मैं इसको एक्सेस में डाल देती हूँ ताकि दोनों जगह पे लग जाए। तो वो सबसे पहले सॉल्ट फॉर्म करेगा COO-, क्योंकि दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज अ बेस, दिस इज एसिड, विच इज एन ऑटोमेटिक वेरी गुड रिएक्शन जो स्पीड में होती है। कुछ ऐसा बनेगा, तो हमारा ए हमें मिल गया कि थैलिक का अमोनियम थैलेट सॉल्ट है। फिर मैं जब थोड़ा हीट डालूंगी तो ये आयंस डिसोशिएट होके निकल जाएंगे वाटर के फॉर्म में। पर मैम कितने मोल्स निकलेंगे वाटर के, तो इधर से 2 मोल निकलता है। कैसे, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से ऐसे निकलेगा। देखो C+O, एक एक ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से और यहाँ से, C+O NH2 and C+O NH2। ये जो मेरा बना इसको मैं बोलूंगी थैलेमाइड, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली एक अमाइड ग्रुप दिख रहा है। क्या होता है अमाइड ग्रुप, अगर मैं अमाइड का बनाऊं स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा। तो वी कैन क्लियरली सी एन अमाइड ग्रुप हियर, दिख रहा है। पर हमें यूज क्या करना है, इमाइड, थैलीमाइड यूज करना है। तो और एक बार हीट करोगे तो वो बन जाएगा थैलीमाइड। हम जैसे जैसे रिएक्शन को हीट करते हैं, आयंस डिसोशिएट होते हैं, कुछ नया बनता है। तो अब इधर क्या होगा, अब सिर्फ एक ही वाटर का मोलेक्यूल निकलेगा इधर से और एक इधर से, एक इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, हमने जैसे कंडेंसेशन में पढ़ा था वैसे। और अच्छा सॉरी, यहाँ पे अमोनिया निकलेगा, ये एक पूरा और इसका एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, तो वो बना लेगा कुछ ऐसा। दिस इज नोन एज ए थैलीमाइड। इसको हम यूज करेंगे गैब्रियल थैलेमाइड में। चलो अब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन देख लेते हैं। तो अब ये रिएक्शन इधर देखेंगे तो होता क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड में ऑब्वियसली थैलेमाइड को यूज करेंगे। गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है जिसने दिया था ये। इसके अंदर सबसे पहले ऐड NaOH या KOH एज पर योर विश। तो क्या होगा, OH है, OH क्या करता है, हमेशा की तरह H को ले जाएगा, तो Na N के साथ जुड़ जाएगा एंड दे विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। क्लियर? उसके बाद ऐड कर लो इसके अंदर RX, हेलो अल्केन। अब जैसे ही Na और हेलोजन आएगा, दे लव टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड PPT, तो इधर से NaCl बाहर निकल जाएगा और एक R इधर लग जाएगा, तो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा NR। क्लियर? और इसके अंदर जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करवाओगे, वाटर H+ डालोगे, तो ये पूरा बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा। यहां से 2 बार ब्रेक हुआ तो 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे एंड दे विल फॉर्म एक थैलिक एसिड बनेगा और एक 1 डिग्री अमाइन बनेगा। तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि गैब्रियल थैलेमाइड इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन एंड थैलिक एसिड। अब ये जितनी भी चीजें मैंने अभी इधर बोर्ड पे लिखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंडस्ट्रियल पर्पज से, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो इंडस्ट्री में बहुत इफेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि इधर मेरा जो निकला, देखो इधर मेरा डिजायर मेन प्रोडक्ट ये है, थैलिक एसिड इज माई बाई प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा कंपाउंड उतना वो मेन प्रोडक्ट हो जाता है, वैसा नहीं होता। दिस इज बाई प्रोडक्ट, 1 डिग्री अमाइन इज माई डिजायर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट है। चेक करो, मैंने इधर निकाला क्या, थैलिक एसिड और अमाइन। बना किस में से,
अमोनिया और इसमें से मतलब इसकी जगह पे मैं अमाइन भी ले लूं तो कुछ इतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, मतलब अगर ऐसे रिवर्सिबल नहीं, बट अगर तुमको इसको रीयूज करना है तो कर सकते हो फिर से, और फिर से वही चीज बना सकते हो। क्लियर? यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। अब एक और टेस्ट है हमारे पास, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। जो मैंने पहले दिखाई थैलिक गैब्रियल थैलेमाइड, वो हमारी 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करती थी। अब जो आखिरी 2 रिएक्शन में दिखा रही हूँ वो डिटेक्ट करेगी 1 डिग्री को। वो क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी। हिंसबर्ग रिएक्शन, ये डिटेक्ट करेगी 1 डिग्री अमाइन को। दोनों 1 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट अच्छे से करते हैं। कैसे वो समझते हैं? तो 1 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करवाना है तो ऑब्वियसली जो देखो, किसी भी रिएक्शन में जो कुछ डिटेक्ट करवाना हो, कोई टेस्ट हो, तो जिस चीज को डिटेक्ट करवाना है उसको ही पहले लिखते हैं एज अ रिएक्टेंट। तो इसमें अमाइन डाल दो, डाल दिया। अब क्या होगा? अब रिएजेंट कौन से डालने हैं? तो ऐड क्लोरोफॉर्म अलोंग विथ एल्कोहलिक KOH। इससे क्या होगा? तो इससे वो इसको प्रिपेयर करेगा आइसोसाइनाइड में। ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में, और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा और KCl। बाय प्रोडक्ट को चलेगा, अभी नहीं याद रखोगे तो, पर आइसोसाइनाइड बनेगा। ये तो बात हो गई 1 डिग्री अमाइन की। अगर मैं ये सेम चीज 2 या 3 डिग्री अमाइन में करवा रही हूँ तो मेरा आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, इनफैक्ट नो रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज आवर कार्बाइल अमाइन टेस्ट। एक अब लास्ट देखते हैं हमारे वीडियो का लेक्चर। ओके, उससे ये रिएक्शन देखने के पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। Thank you so much for watching my video. Do like, subscribe and share it to maximum JEE aspirants, क्योंकि हमें सबको पढ़ाना है और पढ़ना है। तो अब देख लेते हैं हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएक्शन अमाइन में होगी क्योंकि डिटेक्ट ही हमें अमाइन को करना है, पर इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होगा? तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज आवर, लिख लो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दिस इज आवर बेंजीन सल्फोनिल, लिख लोगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। लेट्स स्टार्ट विथ 1 डिग्री अमाइन। एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया फॉर्मिनेमाइड, फॉर्मिनेमाइड नहीं, मीथेनेमाइन, तो उसके अंदर ये डाल दूं मैं। अब क्या होगा देखो, यहां से इसको पहले कन्वर्ट करो आयंस में, हो गया कन्वर्ट। यहां से इसको आयंस में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ये इसको लेके निकल जाएगा तो -HCl, और क्या बनेगा? और हमारा बन जाएगा S डबल बॉन्ड O और साथ में NH और CH3। क्लियर? वैसे ही अगर हम इसको करवाते हैं 2 डिग्री पे, मतलब 2 आजू बाजू लगा रहे हैं, तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। फिर से वही चीज करनी है, इधर से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, यहाँ पॉजिटिव आएगा, सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, फिर से यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करवाओ, HCl बाहर, और हमारा बन जाएगा S डबल बॉन्ड O NCH3 CH3। क्लियर? 3 डिग्री, ये 1 डिग्री के लिए, ये 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए समझते हैं। 3 डिग्री अमाइन के लिए जब आप लोग रिएक्शन करवाओगे तो इसमें क्या किया? Cl निकाला, जो Cl निकला वो उसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है। इधर हाइड्रोजन ही नहीं है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी तो कंप्लीटली फुलफिल है, उसके 3 बॉन्ड कंप्लीटली फुलफिल है। तो क्या होगा? यहाँ पे नो रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि अब तो निकल नहीं सकता ना। कैसे, कहां से H+ को निकालोगे? तो ये हो गया। अब इसको ये ऊपर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपने बोला कि इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, तो उसको डिटेक्ट तो करो, तो कैसे करेंगे? तो ये सब में डिफरेंस इस चीज का होगा कि 1 डिग्री से जो बनेगा वो होगा हमारा सोल्यूबल इन NaOH। 2 डिग्री से जो बनेगा वो होगा हमारा इनसोल्यूबल इन NaOH। 3 डिग्री से जो बनेगा वो होगा, वो भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब हम इसको इनसोल्यूबली डिक्लेयर करवा लेते हैं, इनसोल्यूबल इन NaOH। फिर आप लोग बोलोगे तो मैम 2 और 3 में कैसे पता चलेगा? तो 2 और 3 में ऐसे पता चलेगा कि ये वाला जो है बट 3 डिग्री वाला है वो हमारा सोल्यूबल हो जाएगा इन HCl। ऐसे हम तीन को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एग्जाम। फोड़ के आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।